हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय दोटे, डॉट इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक कम्युनिकेशन से। और आज हम प्रिंटिंग से जुड़े हुए कॉस्ट्स यानी कि लागत को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं इस सेशन के दौरान हम क्या क्या सीखेंगे, क्या टॉपिक्स होंगे। पहले तो हम कॉस्टिंग और एस्टिमेटिंग में क्या फर्क होता है ये देखेंगे। प्रिंटिंग से संबंधित क्या क्या कॉस्ट्स है वो जानने की कोशिश करेंगे। एस्टिमेशन की टेक्निक्स, क्या टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं हम एस्टिमेट निकालने के लिए, वो देखेंगे। लागत केंद्र जैसे कॉस्ट सेंटर्स कैसे बनाए जाते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। फिर लागत का विभाजन कैसे होता है यानी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, ये कैसे किया जाता है हम समझने की कोशिश करेंगे। और फिक्सेशन ऑफ डिपार्टमेंटल और एक्टिविटी कॉस्ट आवरली और अदरवाइज, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट या एक्टिविटी से जुड़े हुए खर्च आवरली बेसिस पर या और किसी भी पद्धति से निकाल सकते हैं क्या, ये हम जानने की कोशिश करें। आइए बढ़ते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रिंटिंग प्रेस में कोई मेनू नहीं होता, स्टैंडर्ड मेनू नहीं होता। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और मेनू कार्ड होता है, राइट में सभी आइटम्स की कीमतें लिखी होती है, वैसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर एक प्रिंटेड जॉब कस्टमाइज्ड है। आप चाहे ब्रोशर करें, कैलेंडर, डायरी, कार्टन, मैगजीन, पोस्टर, जो भी जॉब करें, हर एक जॉब का स्पेसिफिकेशन अलग होता है। प्रोसेस, कितने सारे प्रोसेसेस हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग, ऑफसेट, डिजिटल, फ्लेक्सोग्राफी, ग्रावियर इत्यादि। हर एक का सबस्ट्रेट भी डिफरेंट होता है, जैसे कि मैप लिथो पेपर है, ग्लॉस कोटेड, मैट कोटेड, ग्रे बैकबोर्ड, पीपी, फलाना फलाना, बहुत सारे सबस्ट्रेट्स होते हैं। हर एक की खरीदी की कीमत, परचेस प्राइस डिफरेंट है। हर एक में पोस्ट प्रेस के ऑपरेशन एक्टिविटी अलग है। हर एक से जुड़ी हुई स्किल सेट डिफरेंट है। ऐसे देखा गया तो हर एक एस्पेक्ट डिफरेंट है जॉब का। और इसीलिए मैं कहता हूं कि फिक्स्ड मेनू नहीं हो सकता है। तो क्या करें, इम्पॉसिबल है फिक्स्ड मेनू। चलो पहले समझते हैं कॉस्टिंग और एस्टिमेटिंग में क्या फर्क है। कॉस्ट, लागत, जिसे कहते हैं खर्चा, ये एक चीज के लिए जो हम कीमत देते हैं, परचेस प्राइस जो हम देते हैं एक उत्पाद के लिए या एक सर्विस के लिए जो खर्चा करते हैं, वो होता है कॉस्ट। कॉस्ट इनकर करने पर ही हमें कॉस्टिंग समझ आती है। इसीलिए कॉस्ट ये पास्ट का स्टडी है। और एस्टिमेट यानी अंदाज, अंदाज एक कॉस्ट का जजमेंट है। एक एकाध उत्पाद का या सर्विस का खर्चा कितना होगा ये हम जानने की कोशिश करते हैं, इसे अंदाज कहते हैं, दैट इज एन एस्टिमेट। और एस्टिमेट बनाने के लिए हमें कॉस्ट जानना जरूरी है। इसीलिए एस्टिमेटिंग एक फ्यूचर का स्टडी है। करेक्ट? ये दो शब्द इस्तेमाल करते हुए गलतियां करते हैं लोग, इसलिए ये स्टेज पे जानना जरूरी है कि कॉस्टिंग क्या है, एस्टिमेटिंग क्या है। जब भी हमें क्लाइंट एक प्रोडक्ट का एस्टिमेट पूछता है, कोटेशन मांगता है, तो वो कोटेशन होता है बेसिकली एस्टिमेट। उस प्रोडक्ट का हम कोटेशन निकालते समय ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या क्या खर्चा होगा, और इस प्रकार से हम एक टोटल एस्टिमेट पर पहुंचते हैं। तो जो हम क्लाइंट को देते हैं कोटेशन, वो एक एस्टिमेट होता है। करेक्ट? कितने प्रकार के कॉस्ट होते हैं? तो एक होता है डायरेक्ट मटेरियल्स, दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
और तीसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट मटेरियल्स है, ऐसे प्रोडक्ट्स है जो प्रिंटिंग प्रोसेस के प्रोडक्शन के लिए लगते हैं। उदाहरणार्थ पेपर है, कार्ड है, प्लेट्स है, इंक्स है, प्रेस रूम केमिकल्स है, जो लैमिनेशन को फिल्म लगती है, श्रिंक रैपिंग को फिल्म लगती है वो है, एडेसिव्स, ब्लैंकेट्स, पैकिंग मटेरियल्स, टोनर, कार्ट्रिजेस इत्यादि। ये सारी चीजें हमें प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए लगती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो खर्चे प्रोडक्शन प्रोसेसेस के लिए लगते हैं वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि यदि आपका खुद का प्रीप्रेस नहीं हुआ तो जो प्रीप्रेस में खर्चे लगते हैं, जैसे कि आउटसोर्स्ड आर्टवर्क है, डिजाइनिंग, कॉपीराइटिंग, स्कैनिंग, प्रोसेसिंग, प्रूफिंग, प्रिंट आउट्स इत्यादि, ये खर्चे जो होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस से संबंधित है। प्रेस के खर्चे होते हैं, कभी आपके पास ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा आपके मशीन्स पर, तो आप दूसरे प्रेस में प्रिंटिंग के लिए देते हैं, तो वो उनके जो बिल्स हम लोग देते हैं, उनके जो खर्चे होते हैं वो होते हैं प्रेस के खर्चे। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कभी कभी स्क्रीन प्रिंटिंग या ऐसे कोई खर्चे होते हैं, वो होते हैं प्रेस एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसी प्रकार से कई पोस्ट प्रेस एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि बाइंडिंग, फोल्डिंग, जो बाहर देते हैं हम, जो बाहर की एजेंसीज को देते हैं, करेक्ट, वो है बाइंडिंग, फोल्डिंग, डाई कटिंग, एनवलप मेकिंग, गमिंग, लैमिनेशन, एम्बॉसिंग, फॉइलिंग, यूवी इत्यादि। और इसी में डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये तीन छोड़ के और भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस है, जैसे कि वर्कर लोगों का पगार हुआ, पावर बिल, जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसे बोलते हैं पावर, जो रिपेयर्स और मेंटेनेंस है मशीनरी का, ये सभी एक्सपेंसेस क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली जुड़े हैं वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन प्रोसेसेस से नहीं जुड़े वो होते हैं इनडायरेक्ट। जैसे कि नॉर्मल कैटेगरीज ये रहते हैं, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस है, जैसे कि भाड़ा हुआ रेंट, कन्वेंस आने जाने का खर्चा है, टेलीफोन के ऊपर लगने वाला खर्चा है, ऑफिस की लाइट का बिल है, और फिर छपाई का खर्च है, जो स्टेशनरी लगता है उसका खर्च है, ऑफिस के इक्विपमेंट जो मेंटेन करने के लिए खर्चा लगता है, बाकी ऑफिस झाड़ू पोछा करने के लिए ऑफिस मेंटेनेंस है, लीगल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस, सीए का फीस, ये सब होते हैं ऑफिस एडमिन के खर्चे। फिर आता है कैपिटल और फाइनेंस, इसमें आता है इंटरेस्ट है, ब्याज जो देते हैं बैंकों को, बैंक चार्जेस जो होते हैं, चेकबुक चार्जेस, कभी चेक रिटर्न हो जाता है वो चार्जेस, कितने तो बैंक भी चार्जेस लगाते हैं आजकल। फिर इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन जो है मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन होता है सालाना वो है, इत्यादि। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन में जो खर्चे होते हैं, बराबर है, सेल्स एक्टिविटीज में जो खर्चे होते हैं वो है ट्रैवलिंग है, कभी टूर किया दूसरे कोई सिटी का तो वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, और फिर कुरियर से हम जो माल भेजते हैं क्लाइंटों को वो कुरियर का खर्चा है, रिबेट्स है, सेल्स, प्रमोशन, ट्रांसपोर्ट, पब्लिसिटी, ये सारे खर्चे सेल्स से जुड़े हुए हैं। ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बराबर। और जो पर्सनल यानी एचआर, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़े हुए जो खर्चे हैं वो है सैलरीज, स्टाफ की सैलरीज, फिर हम लोग जो लेते हैं पार्टनर डायरेक्टर जो लेते हैं वो आमदनी, वो रेम्यूनरेशन है, फिर स्टाफ पे चाय पानी का खर्चा वगैरह, ऐसे सब सारे खर्चे पर्सनल यानी एचआर रिलेटेड एक्सपेंसेस में जाते हैं। तो ये हुए इन शॉर्ट सभी एक्सपेंसेस का, सभी खर्चों का एक पूरा व्यू हो गया, बराबर है। तो तीन टाइप के, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी ये पूरे ध्यान में रखो, ये पिक्चर बराबर अपने दिमाग में डाल दो। अभी आगे बढ़, तो मैं कहता हूं कि ध्यान रहे, कॉशन कर रहा हूं मैं यहां पर आपको, मैं ये कॉशन कर रहा हूं कि देखते हैं कि ये जो कॉस्ट हमारे जो खर्चे होते हैं उनकी रिकवरी बराबर से हो रही है या नहीं, ये देखना चाहते हैं हम।
तो कॉस्ट ऑन डायरेक्ट मटेरियल साहब जो है वो, और आउटसोर्स जो एक्टिविटी जो बाहर की एजेंसी को, बाहर के वेंडर को हम जो देते हैं, वो तो इजीली रिकवर होगा क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल है। हम जब भी देते हैं, मान लो एनवेलप मेकिंग को, लैमिनेशन को, या कोई भी ऐसे प्रोसेस को हम लोग ने बाहर दिया, तो हमको मालूम है वो कैसे चार्ज करेगा। पर 1000 स्क्वायर इंच, पर 100 स्क्वायर इंच, इतना इतना रेट होता है। डायरेक्ट मटेरियल जो लेते हैं, जब भी पेपर लेते हैं, तो पर केजी का रेट हमें मालूम है। तो ये हिसाब से वो इजी है रिकवर करने को। लेकिन वो जो एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने अभी पहले के स्लाइड में जो देखे, जैसे कि वेजेस है, यानी जो वर्कर्स की सैलरी है, बराबर। फिर रिपेयर्स, जो मशीनरी का रिपेयर्स मेंटेनेंस होता है, प्रिवेंटिव है, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस है, सभी मेंटेनेंस जो, फिर जो पावर है, यानी जो मशीनों को चलाने का इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसे सब सारे खर्चे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, पूरे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने देखे पहले स्लाइड में, वो सभी हम लोग, ये सभी को रिकवर करते वक्त तकलीफ होती है, नहीं कर सकते बराबर रिकवर। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, पर्टिकुलर जॉब से आइडेंटिफाइबल नहीं होते। करेक्ट? और फिर क्या होता है? फिर बहुत सारे हम लोग ये रिकवर करने को रह जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं रह जाते ही होंगे, बट हो सकता है कि ऐसे सारे कॉस्ट हमारे रिकवरी करने का रह जाता है। ऐसे समय पर क्या चाहिए? ऐसे समय पर हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो इनका विभाजन और अब्जॉर्प्शन बराबर से करे। ताकि, क्यों करे? क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेट नहीं होते। इसके लिए ये जो सिस्टम हम बनाएंगे, जो एलोकेशन और अपोर्शनमेंट के लिए इसको विभाजन करेंगे, ये जो कॉस्ट का, वो बराबर तरीके से होना चाहिए। एक प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए इसके लिए। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। कैसे करना है वो आगे जाके हम समझते हैं। अभी एस्टिमेशन का सबसे आसान तरीका, सबसे सिंपल तरीका है एक्सेल यूज कीजिए। एक्सेल आजकल सभी लोग यूज करते हैं, और नहीं होगा तो बेसिक बेसिक कोर्स से आप सीख ले सकते हैं। तो एक फिक्स्ड फॉर्मेट यूज करिए, बराबर। उसमें एक्सेल बढ़िया है। अभी इसमें दो तीन चीजें देखो। एक्सेल यूज किया तो क्या होता है? पहले तो आपका फॉर्मेट फिक्स्ड हो जाता है, बराबर। फिर आप ये सेव कर सकते हैं। तो आप जो रफ नोटबुक, डायरी में वगैरह जो हिसाब किताब मिलाते, वो शायद डायरी नेक्स्ट ईयर मिले नहीं मिले आपको, एक्सेल में होगा तो सालाना उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, या तो क्लाइंट वाइज स्टोर कर सकते हैं। एक एक क्लाइंट का एक एक्सेल फाइल के, तो शीट वाइज हर एक जॉब का अलग अलग सेविंग कर सकते हैं। और तीसरी चीज ये है कि वो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करेगा। कम से कम मल्टीप्लिकेशन, राइट मोस्ट आप कॉलम देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का कॉलम है, और नीचे एडिशन का कॉलम है। एटलीस्ट वो मिस्टेक्स नहीं करेगा जो कैलकुलेटर पे अपनी उंगलियां कर सकती है। करेक्ट? तो ऐसा एक फिक्स्ड फॉर्मेट रखिए। ऊपर लिखिए क्लाइंट का नाम है, एनुअल रिपोर्ट कितने, साइज, ये वगैरह वगैरह। और फॉर्म वाइज इंफॉर्मेशन भरिए। जैसे कि फॉर्म नंबर 1 है, उसमें हमने सिस्टम चार्जेस, प्लेट्स का चार्ज, पेपर का, प्रिंटिंग का, राइट। वैसे ही फॉर्म नंबर 2 है। फिर बाद में उससे कॉमनली जो जुड़े चार्जेस है वो है, जैसे कि ग्लॉस लैमिनेशन है, फिर बाइंडिंग का चार्ज, एनवलप मेकिंग वगैरह करके हमने एक सब टोटल मारा नीचे। और उस पे जो है हम लोग हमारा मार्जिन ऐड करके, या जो कमीशन किसी को देना होगा वो सब ऐड करके उसको राउंड ऑफ करते हैं, और उसको क्वांटिटी से डिवाइड करके पर कॉपी टोटल आता है। राइट? सिंपल ऐसा भी फॉर्मेट रखे ना, कोई भी ईआरपी या बड़ा बड़ा एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं, स्टार्ट करते वक्त कम से कम। फिर आगे जब भी बढ़ते, ये अपना एक्चुअली ये सबसे परफेक्ट एक बार तरीका हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता हम ईआरपी या ऐसे एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर की तरफ भी बढ़ सकते हैं। नहीं तो एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर, मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर ले लेते हैं और वो वैसा धरा का धरा रहता है, उसको यूज करने वाले दिमाग नहीं है सर अपने पास। इसके लिए मैं बोलता हूँ आगे जाते हैं। अभी एक प्रेस का एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे प्रेस का एग्जाम्पल लेते हैं जिसके पास सिंपली प्रिंटिंग मशीन है। मान लो ऑफसेट का ही उदाहरण लेते हैं, तो इनके पास सिर्फ प्रिंटिंग की मशीनें हैं, और दूसरे जो एक्टिविटी है, जो भी दूसरी एक्टिविटी है, प्रिंटिंग मशीन छोड़ के वो सब बाहर देते हैं हिसाब। और
यानी कि जो कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग है, बराबर, प्लेट मेकिंग का चार्ज है, लैमिनेशन, बाइंडिंग, एनवलप मेकिंग, फिर जो पेपर के खरीदी करेंगे वो सभी का चार्ज बराबर कवर अप करेंगे। वो तो क्योंकि नोन है ना, वो हम लोग दूसरों को रेट मांग के ही काम देंगे, इसलिए वो हम लोगों को मालूम है। और जो प्रिंटिंग का चार्ज है वो क्या मालूम, हम लोग ने बहुत अपने पूर्वजों से ये चला आ रहा है। हम रेट पर 1000 इंप्रेशन लेते हैं और वो इंप्रेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी सबको मालूम है। फॉर्म्स इनटू क्वांटिटी इनटू साइड्स इनटू कलर्स, ये बराबर सभी के जहन में। ये कहां से आया ये किसी को मालूम नहीं, कोई डिराइव नहीं कर सकता, बट हम ये डिराइव करने की अंत में कोशिश करेंगे। मैं आपको एक एफर्ट वो भी दिखाऊंगा कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है। यानी कि आप देखिए साहब, ये प्रिंटिंग का रेट जो रिकवर कर रहे हैं उसके ऊपर कितना बोझा है। ये प्रिंटिंग रेट को सब कॉस्ट है, जो वेजेस है, रिपेयर्स है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, पावर है, इंटरेस्ट है, कितने सारे कॉस्ट है, मैंने आपको वो स्लाइड में दिखाया टाइप ऑफ कॉस्ट में। वो सभी कॉस्ट इस प्रिंटिंग के रेट के ऊपर दारोमदार है कवर अप करने का। इसीलिए एक साइंटिफिक अप्रोच की हमें जरूरत है जो ये सभी कॉस्ट बराबर अब्सॉर्ब कर लेगा। अभी यहां पे मैं इतना ही बोल रहा हूं कि साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत है। वो साइंटिफिक अप्रोच क्या हो सकता है वो हम समझेंगे, बट जरूरत है ये समझना भी मुश्किल है। एटलीस्ट आपको अभी तक समझ गया होगा कि इसकी जरूरत है। चलो मान लीजिए कि ये अगर हमको साइंटिफिक अप्रोच जो है कोई कंसल्टेंट वगैरह नहीं मिला और पॉसिबल नहीं है करना, तो ऐसे समय पर क्या कीजिए, एक फिक्स चार्ज जो है वो मेक रेडी के लिए रिकवर करिए और वेरिएबल रेट जो है पर 1000 इंप्रेशन के लिए रखिए। ये एक बेटर मेथड होगा। क्यों? जैसे कि आपको मालूम है फिक्स्ड रेट मेक रेडी के लिए यानी क्या है। अभी मान लो 4 कलर का जॉब है, तो 4 यूनिट्स जो है उसके मेक रेडी प्लेट्स चेंज करेंगे, हम सब मशीन मशीन पोछेंगे, सब साफ सफाई करेंगे, एक बार रेडी करेंगे, उसके लिए टाइम जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, बराबर। तो ये टाइम के लिए हम लोग 250 रुपया समझो मान लीजिए पर प्लेट लगा रहे हैं, तो 250 इंटू 4 हो गया 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज हम फिक्स चार्ज लेंगे और फिर वेरिएबल जो रेट है अपनी इंप्रेशन के हिसाब से 100 रुपया 150 रुपया जैसा आता है। ये इंप्रेशन रेट कैसा होगा मालूम है? पहले 1000 के लिए एक जो होगा, फिर 2000 के लिए थोड़ा सा कम होगा, 3000 के लिए और थोड़ा सा कम होगा। और वो क्यों होगा? समझो मैं 300 रुपया से चालू करता हूँ 1000 रुपए का, 1000 इंप्रेशन का, तो वो आगे जाके 2000 इंप्रेशन के लिए 275 हो जाता है, 3000 इंप्रेशन के लिए 250 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फिक्स्ड रेट हम लोग रिकवर कर रहे हैं वो उसका स्प्रेड क्वांटिटीज बढ़ते 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 वो जो स्प्रेड है पूरा लिवरेज हो जाता है। इसीलिए पर इंप्रेशन कॉस्ट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कम होता है, प्रोपोर्शनेटली डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन क्वांटिटीज को बोलते हैं, राइट। तो ये मेथड क्यों? ये मेथड इसलिए क्योंकि फिक्स्ड मेक रेडी जो है वो जो कॉस्ट फिक्स नेचर के है, जैसे उदाहरण रेंट है, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ऐसे कॉस्ट अब्सॉर्ब कर लेगा। और वेरिएबल रेट जो है वो वेजेस, पावर, इंक्स, केमिकल्स, ऐसे वेरिएबल कॉस्ट अब्सॉर्ब कर लेगा। अभी साइंटिफिक अप्रोच को क्या चाहिए? साइंटिफिक अप्रोच को चाहिए एक प्रोफेशनल आदमी की जरूरत है जो ये कॉस्ट सेंटर, जो लागत केंद्र है, विभाजन है, ये अपॉर्शनमेंट है, ये सब समझेगा। ऐसा एक प्रोफेशनल चाहिए अपने को। और पास्ट जो डेटा है अपना, पास्ट फ्यू मंथ्स का या पीरियड का, समझो 3 महीना है, 6 महीना, साल भर का, ऐसे पास्ट मंथ्स का डेटा स्टडी करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू एवरेज आउटपुट पर मशीन पर यूनिट प्रोसेस। ये हिसाब से स्टडी करना पड़ता है। अभी हर एक प्रेस में एटलीस्ट ये बेसिक चीज होना चाहिए, एक लॉग बुक होना चाहिए,
हर मशीन का एक लॉग बुक होना चाहिए जिसमें डेट वाइज, जॉब नंबर वाइज कितने इंप्रेशंस हुए इसका जिक्र होना चाहिए वो लॉग बुक में। फिर वो लॉग बुक एवरी डे सुपरवाइजर हो या आपका जो एडमिन वाला हो वो एक्सेल में एंट्री करेगा और मंथली इसका समरी बनेगा। वैसे ही मंथली बनेगा, फिर क्वार्टरली बनेगा, 6 मंथ्स का बनेगा। ये डेटा बहुत यूजफुल है, ये तो आपको रखना ही चाहिए, इससे बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप बोलेंगे हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर आप खुद की मदद भी नहीं कर सकते साहब, बराबर। और ये सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है समय, टाइम। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या बैंक आपको इंटरेस्ट लगाना छोड़ दिए छुट्टी के दिन पे? नहीं। क्या डेप्रिसिएशन हम लोग छुट्टी के दिन का नहीं गिनते मशीनरी के ऊपर? नहीं। यानी टाइम ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि अपनी मशीनरी जो बहुत कॉस्टली मशीनरी है, लाखों के करोड़ों की मशीन आती है, तो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम जो चार्ज करते हैं, जो मेक रेडी चार्ज करते हैं, जो वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करते हैं, जो इंप्रेशन कॉस्ट, ये सभी टाइम से जुड़े हैं। एक बार ये टाइम समझाना तो क्या होगा, फिर एफर्ट करना चाहिए अपने को। आवरली रेट्स हर एक डिपार्टमेंट का और मशीन का आवरली रेट्स निकालने का कोशिश करना चाहिए। कैसे करते हैं आवरली रेट्स वो भी हम देखेंगे, बट ये कोशिश करनी चाहिए। और बाद में हर एक प्रोसेस को कितना टाइम लगता है ये एक बार जज किया और उसको हम लोग ने प्री डिटरमिन्ड हमारे आवरली रेट से मल्टीप्लाई किया तो हमें पूरा कॉस्ट आ जाएगा, प्रोसेस कॉस्ट आ जाएगा। और वो प्रोसेस कॉस्ट में हम जब भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल, हमारे डायरेक्ट मटेरियल जो है वो ऐड कर देंगे, और जो आउटसोर्स जो बाहर दिया है काम जिनको, उनको आउटसोर्स एक्टिविटी का खर्चा ऐड करेंगे तो पूरा कॉस्ट आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा, बराबर। इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं है, सिर्फ खर्चे हैं, सारे खर्चे एग्जैक्ट। और इन पे फिर हम एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हम जोड़ देंगे तो हमारा एस्टिमेट रेडी हो जाएगा। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है वो देखते हैं। चलो देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे डिराइव करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां ओपनिंग स्टॉक से चालू होता है। फिर नीचे आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट है, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और राइट हैंड साइड में जो दिया है वो है यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जुड़े हुए परसेंटेजेस है। हमारा इनसे संबंध है, अभी परसेंटेजेस से संबंध है फिलहाल। तो सेल्स है मान लो 100%, इस पर मटेरियल्स कंज्यूम्ड यानी हमारे जो डायरेक्ट मटेरियल्स है वो है 49.60% और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 23.80%, कुल मिला के 73.40। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है 100 में से 73.40 को माइनस कर दिया, 26.60 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके बाद में जो है वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ऑफिस एंड एडमिन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल, फाइनेंस, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स भी बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनका नेचर फिक्स्ड है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए नॉर्मली सिमिलर रहते हैं, इनमें ज्यादा उछल कूद नहीं होता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। तो इसको हम लोग ना आसानी से इसका जजमेंट, इसका अंदाज लगा सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को 7% नेट प्रॉफिट कमाने के लिए 26.6% ग्रॉस प्रॉफिट की जरूरत है। यानी जब भी ये ऑर्गेनाइजेशन 26.6% कमाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होकर वो एक 7 to 8% नेट प्रॉफिट पे पहुंच सकता है। ये ओवर द पीरियड देखना पड़ेगा, 2-3 पीरियड्स का कंपैरिजन करके एवरेज आउट करना पड़ेगा। ये टेबल मैंने एक पीरियड के लिए, ऐसे क्वार्टरली 3 पीरियड्स, 6 मंथ्स के, 2 साल के, ऐसे कंपैरिजन करना चाहिए। नॉर्मली एक ट्रेंड देखा जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। ओके, हमारे इंडस्ट्री में एक 30 to 35% का जीपी अच्छा होता है फॉर नेट प्रॉफिट ऑफ अराउंड 10%। तो ये 26.60 जो है 100% सेल्स पर है,
राइट। बट हम लोगों को एस्टिमेट करते वक्त कॉस्ट्स मालूम है। हम लोग ने मटेरियल कॉस्ट ले लिया है, बाकी सब प्रोसेस कॉस्ट उसमें जोड़ दिए, तो हमारे पास आया है वो प्योर कॉस्ट है। तो 26.60 जो हम कमा रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट, वो है 73.40 कॉस्ट पे। और अगर 76.60 73.40 का परसेंटेज निकाले तो वो हो जाएगा 36.25% ऑन द कॉस्ट। यानी हमारा जब ये एस्टिमेट रेडी हो जाएगा कॉस्ट, तो उसको 36.25% जोड़ देंगे, तो जो सेलिंग प्राइस आएगा वो ही हिसाब से एक स्टैंडर्ड बकेट बना के यही सेलिंग प्राइस से हम लोग अगर करते जाएंगे, तो हमें जो नेट प्रॉफिट मिलेगा वो होगा 7 to 8%। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड रहता है, क्योंकि उनके फिक्स कॉस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर होते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट पे है, उनकी मशीनरी बैंक से लोन लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन की मशीनरी बैंक लोन से छूटी है, तो उन्हें ये एक्सपेंसेस कम है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरीज ज्यादा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन सैलरीज थोड़े कम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का रेंट ज्यादा है, भाड़ा ज्यादा है, और दूसरे यूनिट का भाड़ा कम है। तो ये जो है, जो पॉलिसी डिसीजन हो गया, ये प्रमोटर्स का पॉलिसी डिसीजन होता है, कितना प्रॉफिट रखना है कितना नहीं रखना है, नेट प्रॉफिट, उसके बेसिस पर रिवर्स कैलकुलेशन करके ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं, और फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कितना, ये स्टैंडर्ड करके उतना ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज चढ़ाना चाहिए अपने कॉस्ट पे एस्टिमेट आने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी लागत केंद्र क्या होते हैं, कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं? टिपिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव्स यू द रेगुलर अकाउंट हेड्स। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने को रेगुलर अकाउंट हेड्स देता है, और नीचे जो आता है वो है प्रॉफिट। बट ये किसने कंट्रीब्यूट किया प्रॉफिट को, या तो लॉस है तो किसकी कौन से डिपार्टमेंट की वजह से लॉस हुआ, ये नहीं बताता। ये एक कॉस्ट सेंटर सिस्टम में, कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर सिस्टम में पॉसिबल होता है। अगर ये सिस्टम आपके पास है तो ये पॉसिबल है, और ये टैली ईआरपी में इजीली अवेलेबल है। लोग यूज नहीं करते, अपने सीए लोग बताते नहीं, क्योंकि उनका काम बढ़ता है। ये एज ओनर्स हम लोगों को समझना चाहिए, हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, और हमारे अकाउंटेंट से करवाना चाहिए। ये रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के शैडो में होता है, उसके पीछे होता है, बैक एंड में होता है रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। जब भी हम एक डेबिट वाउचर कर रहे हैं, जब भी एक एक्सपेंस जो है वो हम डेबिट कर रहे हैं या तो उसकी प्रोविजन कर रहे हैं, टैली आपको, अगर आपने ये ऑन किया होगा फीचर, तो टैली आपको प्रॉम्प्ट करेगा, ये कॉस्ट सेंटर एंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। और जब भी हम इवन सेल्स वाउचर एंटर कर रहे हैं, तो टैली हम लोगों को प्रॉम्प्ट करेगा ये रेवेन्यू सेंटर डालने के लिए। ब्यूटीफुल सिस्टम है, एक बार समझेंगे तो इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। समझो हमारे अकाउंटेंट को 2 या 3 मिनट लगते हैं एक वाउचर एंट्री को, उसको लगेंगे 5 या 6 मिनट बस। अभी ये देखते हैं कि एक प्रेस में ये सारे डिपार्टमेंट्स है, क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, जो ब्रैकेट्स में कैपिटल लेटर्स में लिखा है वो एक शॉर्ट फॉर्म है, ये डिपार्टमेंट होगा, वो आगे जाके हम लोगों को समझने के लिए लगेगा। जरा गौर कीजिए वो शॉर्ट फॉर्म्स पे। क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, प्लेट मेकिंग है, ऑफसेट डिपार्टमेंट है, डिजिटल प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है, फिनिशिंग एंड डिस्पैच है। ये सारे रेवेन्यू भी अर्न कर रहे हैं, ये सारे इनकम भी अर्न कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन जो बैकएंड में डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि अकाउंट्स है, एडमिन है, मैनेजमेंट, हम लोगों के ऊपर भी तो खर्चा होता है। हम लोग पगार लेते हैं, हमारी गाड़ियां घोड़ों का हम लोग पेट्रोल भरते हैं, हमारे लिए कोई प्यून स्पेशल हुआ, वो ड्राइवर हुआ अगर एक मालिक के लिए, तो उन सब का खर्चा मैनेजमेंट में जाना चाहिए कॉस्ट सेंटर में। तो ये सब जो कॉस्ट सेंटर्स है बैक एंड वाले, वो रेवेन्यू नहीं अर्न करते। तो एक हुआ जो रेवेन्यू अर्न करते वो डिपार्टमेंट, और एक हुआ बैक एंड डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू नहीं अर्न करते। अब ये सब क्रिएटिव, सीटीपी, ऑफसेट, डिजिटल, फिनिशिंग एंड डिस्पैच, अकाउंट्स, एडमिन, मैनेजमेंट, ये सभी मेन ग्रुप्स हो गए हमारे रिव्यू के लिए। और इसके नीचे, इसके अंदर हम लोग काफी सारे सेंटर्स, कॉस्ट सेंटर्स खोल सकते हैं ग्रुप बाय ग्रुप।
टैली में लेयर बाय लेयर हम लोग सब खोल सकते हैं, जैसे कि टैली अकाउंट्स भी करते वक्त टैली के ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप्स कर सकते हैं लेयर बाय लेयर, वही वही पद्धति से इसमें भी कर सकते हैं। सो ये टैली में करते वक्त ना पहले आप अकाउंट हेड का नाम सोचिए और फिर उसको कॉस्ट सेंटर से जोड़िए और फिर वो कौन से डिपार्टमेंट या एक्टिविटी से जुड़ा है ऐसे सोचिए, क्योंकि हमारी सोच पहले चालू कैसे होती है, ओके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो पहले स्ट्राइक होता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अच्छा किस चीज का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, ऑफसेट मशीन का। ये कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, ऑफसेट डिपार्टमेंट। तो सोच ऐसी होनी चाहिए, बराबर। तो उसका रिकॉल वैल्यू जो बोलते हैं ना, रिकॉल वैल्यू इजी होता है, अगर अकाउंट हेड से स्टार्ट करें ना नाम तो उसका रिकॉल इजी होता है, राइट। ये टेबल से आपको सब समझ जाएगा। अभी राइट हैंड में जो स्क्रीन दिखा है वो जस्ट ऐसे टैली का एक पिक्चर दिखा है कि इस तरह से हम खोल सकते हैं। टैली में देखिए गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, कॉस्ट सेंटर, क्रिएट कॉस्ट सेंटर। ओके टेबल पे आते हैं, तो यहाँ पे दिया है अकाउंट हेड, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर और डिपार्टमेंट। अभी पहला देखो मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल्स जो है, अभी मटेरियल में देखो इंक्स है, केमिकल्स है, पेपर ऑफसेट डिपार्टमेंट के लिए लगने वाला पेपर है, पेपर डिजिटल डिपार्टमेंट के लिए लगने वाला है, और प्लेट्स। अभी ये कौन से डिपार्टमेंट से जुड़ा है वो लास्ट कॉलम में दिया है, देखो डिपार्टमेंट का। तो मटेरियल इंक्स ऑफसेट से जुड़ी है, मटेरियल केमिकल्स ऑफसेट से जुड़ा है, मटेरियल पेपर ऑफसेट ऑफसेट से जुड़ा है, और मटेरियल पेपर डिजिटल डिजिटल से जुड़ा है, मटेरियल प्लेट्स जो है सीटीपी से जुड़े हैं। अब ये जो तीन है मटेरियल पेपर ऑफसेट, इससे रेवेन्यू भी मिलता है क्योंकि हम लोग चार्ज करते हैं एस्टिमेट में क्लाइंट को, करेक्ट। प्लेट्स भी हम लोग चार्ज करते हैं क्लाइंट्स को, तो इनका रेवेन्यू भी है और खर्चा भी है, खर्चा भी है रेवेन्यू भी है। अगर आप एंड ऑफ वन पीरियड देखें ना, सिंपल ये अकाउंट हेड अपना, ये कॉस्ट सेंटर पेपर ऑफसेट का, मटेरियल पेपर ऑफसेट का, तो उसमें क्रेडिट्स ज्यादा होने चाहिए डेबिट से, तो खर्चा जो हुआ है वो पूरा खर्चा रिकवर हुआ है कि नहीं वो देखना चाहिए। तो इसके लिए ना हर एक सेल्स वाउचर को कॉस्ट शीट भी जुड़ा होना चाहिए। जब ये अकाउंटेंट एंट्री करेगा तो कॉस्ट शीट भी उसको जुड़ा होना चाहिए, वो हिसाब से वो एंट्री कर देगा। आगे अकाउंटेंसी को पावर है, जैसे कि चारों डिपार्टमेंट से ऑफसेट, डिजिटल, सीटीपी, एफएनडी, वैसे ही रिपेयर्स है। अभी वेजेस में देखिए ऐसा है कि वेजेस ऑफसेट, डिजिटल और फिनिशिंग एंड डिस्पैच डिपार्टमेंट के। अभी वेजेस ऑफसेट के अंदर आगे अगर ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास, ये प्रेस के पास दो मशीन है, एक SORTZ है और एक रायोबी है समझो, तो वेजेस ऑफसेट के अंदर भी वेजेस रायोबी, वेजेस SORTZ ऐसे दो खोल सकते हैं, और ये दो वापस कॉस्ट सेंटर्स के अंदर वापस वो डिपार्टमेंट से, वो मशीन से जुड़े हुए लोगों का नाम से भी कॉस्ट सेंटर हो सकता है। तो लेयर बाय लेयर जैसा मैंने आपको बोला कॉस्ट सेंटर्स हो सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम है, एक बार आप समझ लेंगे ना तो इस्तेमाल करने को बहुत मजा आएगा, और इससे जो आपको इंफॉर्मेशंस मिलेगी, जो डैशबोर्ड्स मिलेंगे हम लोगों को डिसीजंस लेने के लिए, बेहतरीन डैशबोर्ड्स मिलेंगे, ये डिसीजंस ले पाना बहुत इजी हो जाएगा मैनेजमेंट के लिए। आगे देखते हैं अभी अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट्स, राइट, यानी कॉस्ट्स का विभाजन कैसे किया जाता है। अभी कोई खर्चे ऐसे होते हैं कि जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से आइडेंटिफाई नहीं होते, वो जनरल खर्चे होते हैं, जैसे कि रेंट। रेंट तो पूरे हमने प्रेस का दिया हुआ है, और एक प्रेस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, करेक्ट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, सभी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, अभी छोटे 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 मीटर्स तो नहीं लगा सकते कंज्यूमेशन के लिए, तो इनका कैसा हम लोग, इनको कैसे विभाजन करें, इनको अब्सॉर्ब कैसे करें। तो इनको कोई क्राइटेरिया बना ले, जैसे कि एरिया है, रेंट को एरिया के हिसाब से, फिर नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से हो सकता है, चाय पानी का जो खर्चा है नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से हो सकता है, जो HR रिलेटेड खर्चे हैं इलेक्ट्रिसिटी यूसेज के हिसाब से हो सकता है। ऐसे करके ये विभाजन का हम टेबल जो है एक्सेल में बना देंगे, एक स्टैंडर्ड टेबल बना देंगे, टेम्पलेट फॉर्मूला वॉर्मूला डाल के, तो और ये टेबल बना के इसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दे देने का, एक बार टेबल बना के। ये कोई बार बार नहीं चेंज करना पड़ता है, पीरियडिकली एक बार 6 महीने में जरा एक बार नजर मार लो और ये दे दो। इसमें क्या होता है कि अभी समझो इलेक्ट्रिसिटी पावर का बिल है, 3 लाख रुपए बिल आया, बराबर। इसमें आप जो ये देख रहे हैं ना छोटे छोटे वेट्स,
1 5 2 1 3 10 10 45 10 13 जो पावर के सामने लिखे हैं, करेक्ट। ये है अपोर्शनमेंट रेशोज। तो जो रेशो में हम इनको विभाजन करना चाहते वो रेशोज के वेट्स एक बार डाल दिए, तो वहां पर 3 लाख डाल दिया, तो ये हिसाब से नीचे जो रेड में दिख रहा है वो अपोर्शन हो गया अमाउंट। जब भी एंट्री ले रहे हैं, जब भी 3 लाख का डेबिट हो जाएगा अकाउंट में, उसी समय वो ये भी एंट्री ले लेगा अपना कॉस्ट सेंटर्स का, ये हिसाब से। तो मैनेजमेंट, क्रिएटिव, एडमिन, अकाउंट्स, ऐसे एक 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 का वो एंट्री ले लेगा एक ही एंट्री में। एक 3 लाख हो गया डेबिट इलेक्ट्रिसिटी को, और कॉस्ट सेंटर्स की ये 5-6 जो एंट्रीज है वो साथ में एक ही एंट्री के अंदर जाएगा, कॉस्ट सेंटर की एंट्री, राइट। तो ये हिसाब से बाकी स्टाफ वेलफेयर, वाटर, ये सब हम लोग एक बार रेशोज डिसाइड कर लो विभाजन के, और एक एक्सेल में टेम्पलेट बना के छोड़ दो। ये बहुत ज्यादा बार करने का काम नहीं, दिस इज जस्ट डन वंस, पीरियोडिकली ये करना पड़ता है। ये बढ़ते हैं। अभी जो हमने बात की कि डिपार्टमेंटल आवरली कॉस्ट कैसे निकालने का क्या तरीका होता है, तो सबसे जो फेवरेट डिपार्टमेंट है प्रेस का, हार्ट है, जो ऑफसेट डिपार्टमेंट के उदाहरण लेते हैं, राइट। अभी ये ऑफसेट डिपार्टमेंट में समझिए 2 मशीन है अपने पास, रायबी और SORDZ, और इनको सर्विस करने के लिए एक कटिंग मशीन दिया हुआ है। तो ये जो कटिंग मशीन के भी कॉस्ट जो है वो हम लोग अल्टीमेटली ये 2 मशीन के ऊपर ही डाल देंगे। तो अभी वेजेस है, मैंने आपको दिखाया कि कॉस्ट सेंटर में पर्सन वाइज भी हम रख सकते हैं, मशीन वाइज भी वेजेस के कॉस्ट सेंटर रख सकते हैं। वहां से हम लोगों को पर्सन वाइज मिल गया ये डेटा, और उस हिसाब से हमने इसका एलोकेट कर दिया। ब्लैंकेट्स जो है, ब्लैंकेट्स के लिए आपके पास दूसरा कुछ नहीं होगा, तो देन हम सजेस्ट करेंगे कि आप नंबर ऑफ शीट्स के हिसाब से जाइए। ये रिकॉर्ड्स हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि यू हैव टू कीप अ लॉग बुक, आपको रखना है जिसमें मशीन वाइज कितने इंप्रेशन हुए, डेट वाइज, जॉब वाइज, उसको समरी बनाए मंथली, ऐसे। ये समझिए 6 महीने का डेटा हम इसको एलोकेट करके देख रहे हैं। फिर दूसरे कंज्यूमेबल्स, बाकी सारे मशीन, बाकी सारे जो एक्सपेंसेस है वो कोई ना कोई रेशो में हम उसको इसका विभाजन करके दोनों मशीन के ऊपर डाल देंगे, बराबर है। ये ज्यादातर आपके पास अगर कॉस्ट सेंटर सिस्टम होगा तो ज्यादातर इंफॉर्मेशन आपको 90% से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको कॉस्ट सेंटर से ही मिल जाएगी, और बची कुछ ये है वो हमारा इंटेलिजेंस लगा के हमको अपोर्शन करना है। नहीं भी होगा कॉस्ट सेंटर सिस्टम तो एक बार जरूर मेहनत करके ऐसे डालने की कोशिश कर सकते हैं। ये करने के बाद में हमें एक टोटल आ गया साहब इधर रायबी का और SORDZ का। और जैसे कटिंग मशीन का जो जो बाइफर्केशन हुआ है, वो कटिंग मशीन का टोटल कॉस्ट है, वो भी हमने एंड में आप देखेंगे टोटल के पहले, सब टोटल के पहले कटिंग मशीन का भी कॉस्ट ये दोनों मशीन के ऊपर डाल दिया, और ये डाल के बाद में उसका टोटल कॉस्ट लिया। अभी हमारे पास HR में तो अपना अटेंडेंस का तो रिकॉर्ड होता ही है अपने पास, जैसे हम सैलरी वगैरह बनाते, तो वो भी रिकॉर्ड है ना, जो अटेंडेंस का जो है डेली काम किया हुआ मशीन पे, वो भी रिकॉर्ड प्रॉपरली बाजू में रख दो, उसका भी समरी एक बना के होना चाहिए। वो हिसाब से, नहीं तो हम लोग को एवरेज तो मालूम होता है कितने घंटे चली मशीन रोज, वो हिसाब से निकालने का, और कितने आवर्स मशीन चली उसका हिसाब जोड़ा है मैंने। अभी हमारे पास टोटल कॉस्ट वो मशीन के ऊपर कितना हुआ उसका कॉस्ट है, और टोटल आवर्स है। टोटल कॉस्ट को टोटल आवर्स से हम डिवाइड करेंगे तो आवरली कॉस्ट हम लोग को आ जाएगी, जो 800 रुपये और 475 रुपये आया है पर आवरली कॉस्ट रायबी और SORDZ का। ये एग्जाम्पल है सर, इसके कॉस्ट से, इसके फिगर से मत जाइए, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, यूनिट टू यूनिट, प्रेस टू प्रेस चेंज होगा। और ये अगर आपके पास ये 6 मंथ्स का एवरेज इंप्रेशंस भी हुआ ना, तो इंप्रेशंस को नीचे जोड़ दीजिए। अब ये जो टोटल कॉस्ट है, बगैर इसके कि आवर्स से डिवाइड करें, हम अभी ये कॉस्ट को इंप्रेशन से डिवाइड करते हैं, तो जब ये इंप्रेशन से डिवाइड करते हैं हमें पर 1000 इंप्रेशन का कॉस्ट आता है। देखिए अभी इस तरीके से हमको पर 1000 इंप्रेशन का कॉस्ट मिल गया डिपार्टमेंट वाइज। तो ये हो गया एक साइंटिफिक तरीका। अभी आपको इसके पहले बताया होगा लोगों ने, 100 रुपया गिन ले, 150 रुपया गिन ले, वो कैसे आया? ये है वेरिएबल कॉस्ट, जो हमने बात की थी, फिक्स्ड कॉस्ट अलग चार्ज करने का 250 रुपया पर मेक रेडी का, और वेरिएबल कॉस्ट अलग। तो इस तरीके से वो आ गया, बराबर।
अभी आवरली बेसिस से ही करना चाहिए ऐसे कोई नहीं है, बट मोस्टली आवरली बेसिस। मान लो सीटीपी डिपार्टमेंट है, प्लेट मेकिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट क्या जा रहा है, प्लेट। प्लेट का डायमेंशन होता है जो स्क्वायर मीटर में होता है। हम जब भी प्लेट खरीदते हैं तो स्क्वायर मीटर के रेट से खरीदते हैं, बराबर है। तो इनपुट जो जा रहा है प्लेट है जिसको डायमेंशन है। अभी आउटपुट क्या जा रहा है वो डिपार्टमेंट से, वो डिपार्टमेंट से आउटपुट भी प्लेट ही जा रहा है जिसको डायमेंशन है, वो भी स्क्वायर मीटर की ही है। तो एक हुआ खरीदी का अपना खर्चा जो स्क्वायर मीटर के हिसाब से, और ऐसे ही बाकी खर्चे जोड़ दिए हम लोग ने, और प्रोडक्शन देखा, वो पर्टिकुलर मंथ का प्रोडक्शन निकाला प्लेटों का, और स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम लोगों ने प्रोडक्शन निकाला। तो वो कॉस्ट, वो जो प्रोडक्शन हुआ है पर्टिकुलर स्क्वायर मीटर्स का वो महीने में, उससे डिवाइड करेंगे तो हमको स्क्वायर मीटर कॉस्ट आएगा। तो एक होगा खरीदी का कॉस्ट और एक होगा बाकी इतर कॉस्ट का टोटल। ये दोनों जोड़ देंगे तो वो डिपार्टमेंट का, सीटीपी डिपार्टमेंट का आपको कॉस्ट आ जाएगा। ये हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट का साइंटिफिकली पर आवर है, पर स्क्वायर मीटर है, ऐसे रेट्स कॉस्ट के बनाने चाहिए, तो हमें एस्टिमेट निकालने में बहुत आसानी होगी। तो मेन अपना सब हो गया। अभी कुछ एडिशनल मुद्दे हैं जिसमें हमको थोड़ा सा डीपर सोचना है। हमने देखा डायरेक्ट कॉस्ट, देखा इनडायरेक्ट कॉस्ट देखा। अभी इसमें थोड़ा सा आगे जाता हूं, और डायरेक्ट के अंदर भी फिक्स्ड नेचर के कॉस्ट होते हैं और डायरेक्ट के अंदर वेरिएबल नेचर के कॉस्ट होते हैं। मान लो डायरेक्ट में फिक्स्ड नेचर के कॉस्ट कौन से हैं, सैलरी टू सुपरवाइजर। अभी सुपरवाइजर का काम तो प्रोडक्शन से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और फिक्स्ड है इसलिए वो हो गया सैलरी फिक्स्ड ही रहती है नॉर्मली, इसके लिए फिक्स्ड हो गया। और बाकी जो है पेपर है, इंक है, ये सब वेरिएबल कॉस्ट हो गया। उसी तरह से इनडायरेक्ट में भी फिक्स्ड होता है, वेरिएबल होता है, राइट। अभी इनडायरेक्ट में फिक्स्ड में क्या है, रेंट मान लो, और अपना प्रेस का रेंट है, या तो इनडायरेक्ट प्लस वेरिएबल। इनडायरेक्ट प्लस वेरिएबल क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, चाय पानी का खर्चा है, ये सब है जो वेरिएबल हो गए। अभी डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट जो है, पहले हम लोग डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट पे जाते हैं। डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट जो मोर और लेस सेम रहेगा हमेशा। इसमें से थोड़ा पोर्शन जो है फिक्स्ड में से थोड़ा वेरिएबल कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि सुपरवाइजर की सैलरी जो है अगर 20,000 है, 25,000 है मान लो, तो उसको कर दो आप 18,000 और 7,000 रखो वेरिएबल, इंसेंटिव रखो, कुछ इतना इतना प्रोडक्शन लेवल होने के बाद में होगा। तो क्या होगा, जो बर्डन है ऐसे समय पे, जैसे कि लॉकडाउन के समय पर है, और ऐसे समय पे जब भी प्रोडक्शन कम होता है तो सिर्फ फिक्स्ड एलिमेंट ज्यादा है, इंसेंटिव एलिमेंट नहीं जाता, वो अपना बचता है, वो हिसाब से कॉस्ट बचते हैं और प्रॉफिट पे ज्यादा बोझा नहीं आता। तो ये फिलहाल हम लोग इसके ऊपर स्टॉप करते हैं वरिंग, बिकॉज ये मोर और लेस सेम रहते हैं, इस पे ये कुछ होने वाला है नहीं। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो भी मोर और लेस सेम रहते हैं। मैंने जैसे बोला इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड्स भी बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं। मोर ओवर ये आपका भी बिजनेस मॉडल जो है लॉकडाउन के बाद सभी का बिजनेस मॉडल थोड़ा ना थोड़ा चेंज होगा, और उसके ऊपर निर्भर कर रहा है, ये फिक्स कॉस्ट जो है उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। उसमें भी यदि आप इनडायरेक्ट वेरिएबल, इनडायरेक्ट फिक्स कॉस्ट में भी आप जैसे कि सेल्स वालों का सैलरी, वो उसको भी आप जो फिक्स्ड और वेरिएबल नेचर में कर दो। थोड़ा सा फिक्स्ड पोर्शन रखो, थोड़ा सा वेरिएबल रखो। वेरिएबल इस तरह से रखो कि एक लेवल ऑफ सेल्स अचीव करने के बाद में ही उसको इंसेंटिव्स मिलेगा, ऐसे कर दो उसको तो भी चलेगा। सो पहले आप डायरेक्ट वेरिएबल जो है ना उसको अटैक कीजिए, क्योंकि वो हमारी कंट्रोल में है। जैसे मैं बोलता हूँ कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, ये हमारे कंट्रोल में है, डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट, करेक्ट। तो वो हाउ टू गो अबाउट दिस, इसमें आप देखेंगे लीन मैनेजमेंट आप देखेंगे ना, तो 8 प्रकार के वेस्टेजेस होते हैं, जो एक डिफेक्ट से जुड़ा हुआ है, एक ओवर प्रोडक्शन करके भी प्रॉब्लम्स होता है कॉस्ट में, फिर वेटिंग पीरियड ज्यादा होगा, प्रोसेस टू प्रोसेस अगर रुकना पड़े तो, टैलेंट है आपके पास, रिसोर्सेज है और हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे प्रॉपरली, तो वो भी एक वेस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन में अगर क्लाइंट को नहीं पहुंच पाया, रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं आया, तो वो एक वेस्ट है।
एक्सेस स्टॉक्स होना एक वेस्ट है। मोशन, अननेसेसरी मूवमेंट, लोग इधर उधर जा रहे हैं, फालतू में चाय पीने को बाथरूम में जा रहे हैं, वो एक मोशन, वो भी एक अननेसेसरी कॉस्ट है। और एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, ज्यादा काम करके रखना या ज्यादा क्वालिटी देना। अभी क्वालिटी क्या है, जो क्लाइंट को चाहिए वो क्वालिटी है, उससे ज्यादा दे के भी कोई मतलब नहीं है। तो ज्यादा काम करना, ज्यादा बड़ा अच्छा क्वालिटी देना भी अच्छी बात नहीं है, तो वो भी एक टाइप का वेस्ट है। ये सब 8 प्रकार के वेस्ट होते हैं लीन मैनेजमेंट, वो स्टडी कीजिए आप और वो अवॉइड करने को ट्राई कीजिए, बिकॉज इसमें हमारा डायरेक्ट पैसा है। सो जो रॉ मटेरियल है, वेस्ट, वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड्स है, डिफेक्ट्स कंट्रोल कीजिए, इंप्रूवमेंट कीजिए क्वालिटी में। फर्स्ट पास में ही प्रोडक्शन बराबर निकले, ये कोशिश होनी चाहिए अपनी। फिर कंडीशन और अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, परफेक्ट टाइम पे अपना मशीन अवेलेबल होना चाहिए। एक जॉब खत्म हुआ, दूसरे जॉब के लिए मशीन रेडी है, परफॉर्मेंस परफेक्ट है, उसमें टाइम पास हुआ तो पैसा बर्बाद हुआ। हम ध्यान नहीं देते एक छोटी छोटी चीजों को, ये ध्यान देना चाहिए। एक जॉब लगने के बाद दूसरा जॉब चढ़ना चाहिए, एक जॉब उतरने के बाद इमीडिएट चढ़ना चाहिए, इसमें टाइम पास नहीं होना चाहिए। और ट्रेनिंग, जो ऑपरेटर को परफेक्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, कि करोड़ों रुपए के मशीन है अपनी, ऑपरेटर हाफ ट्रेंड होगा, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, तो ये ध्यान रखिए। और लेबर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, डायरेक्ट प्लस फिक्स्ड कर सकते हैं थोड़ा। और जैसे आपका प्रोडक्टिविटी पर आवर बढ़ेगा, पर आवर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा अपना, तो पैसा बचेगा, पर एम्प्लॉय पैसा बचेगा, ऑप्टिमाइज लेबर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। एक्चुअली ये सुपरवाइजर वगैरह का भी जो सिस्टम है ना, हर एक मशीन पे रखते हैं, वो मेरे हिसाब से गलत है। इफ द प्रिंटर ऑन द मशीन, द हेड प्रिंटर इज ट्रेंड प्रॉपरली, अगर वो सही ट्रेनिंग है उसको, तो वही क्वालिटी की जिम्मेदारी लेना चाहिए, उसने ही क्वालिटी की जिम्मेदारी। अभी ये नया कॉस्ट ऐड होने वाला है इनडायरेक्ट कॉस्ट में, आपका जो पोस्ट कोविड, जैसे कि सैनिटाइजेशन है, मास्क है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग को करना है, सैनिटाइजर्स पूरे बिल्डिंग में। फिर दिस विल वेरी फ्रॉम कंपनी टू, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे ऊपर, प्रेस के साइज के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये भी हम लोग को कैलकुलेट करके हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट पे जोड़ना पड़ेगा। जैसे हमने उधर देखा था कि इनडायरेक्ट कॉस्ट हम लोग को जो नेट प्रॉफिट चाहिए, उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट जोड़ के फिर वो आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम सब एस्टिमेट में लगाने वाले हैं, तो इतने परसेंटेज से ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा थोड़ा सा ज्यादा रिकवर करने पड़ेगा। बोलने का मतलब यह है कि ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो भी आपको क्लाइंट से ही रिकवर करना है, इसका ध्यान रखें। थैंक यू। अभी के लिए हो गया है हमारा ये कॉस्टिंग का सेशन। आपको कुछ अगर और जानकारी चाहिए तो यू कैन ऑलवेज connect with me on my email address, which is given here, and my mobile number is given. Thank you, from Dot Institute of Graphic Communication. Thank you very much.